हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है एडोगम साइट। आज का जो हमारा चैप्टर है 9 क्लास का जो पार्ट है 3.2 का। पिछली बार हमने 3.1 का समाधान किया था। आज 3.2 का समाधान करेंगे। आज थोड़ा समीकरण बनाना सीखेंगे, और समीकरण बनाने के लिए पिछली बार जो हमने कुछ बेसिक की पार्ट छोड़े हुए थे वहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, पहले मैं थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, उसके बाद ही मैं मैथ को आगे बनाऊँगा। तो 3.2 में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको धीरे धीरे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट टाइम वीडियो के एंड में मैंने ये सब बताया था, जो मैंने कहा था कि इन्हें याद करना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि 1 से अधिक, 1 से 5 अधिक, 1 से 5 से x अधिक, या फिर 1 से y अधिक, x और y का योग। तो इन्हें बनाना कैसे है और लिखना कैसे है ये मैंने बताया नहीं था, केवल ये उतारने को कहा था। तो आज मैं बताऊंगा कि इन्हें कैसे ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सीरियली सब एक ही पार्ट है। ठीक है, अगर कहीं भी अधिक बोलता है तो वो एक तरह से योग होता है, यानी कि जोड़ होता है। यहाँ पे जैसे x और y का योग कहा है, तो ये भी एक तरह से जोड़ है। ठीक है, अगर x से एक अधिक बोल रहा है, यानी कि x में, ठीक है, वो एक ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि एक ज़्यादा है तो उसमें जोड़ना पड़ेगा। उसी तरह से 1 से 5 अधिक या ज़्यादा, इसमें वही बोलेगा x + 5। ज़्यादा या अधिक बोलेगा, उसमें जोड़ना है। वहीं 5 से x अधिक, तो 5 में प्लस x अधिक है। वहीं से x से y अधिक है, तो यहाँ भी x से y अधिक है। बस इतना ही करना था। और x और y का योग कहीं कहीं पे सीधे सीधे x और y का योग इस तरह से दिया रहेगा। ठीक है, योग दिया रहेगा तो हमें उन्हें सीधे सीधे जोड़ में देना है, x + y। वहीं पे x से y कम, यहाँ पे y कम बोला है क्योंकि ये कम है, तो हमें इसको घटाना है, x - y। ईजी है। उसी तरह से y से x कम बोला है, तो y जो है उसमें से x कम है। वहीं से x से 5 कम है, और x और y का अंतर, चाहे वो कम बोलेगा या फिर अंतर बोलेगा, अगर 2 अंकों का अंतर बोलेगा तो हमें उन्हें घटाना ही है। ठीक है, x - y। जब भी आपको अंतर बोलता है तो आपको घटाना है। वहीं पे अगर आपको अंतर ना देकर या फिर कम ना लिखा हो, ठीक है, अगर वियोग दिया हो तो आपको उससे घटाना ही होता है, x - y। वियोग का अर्थ होता है घटाना, और यहाँ पे योग इसका अर्थ होता है जोड़। वहीं पे अगर आपको कहीं पे दिखता है कि x का 2 गुना, तो ये सिंपल सा है, 2 गुना है तो हमें 2x ही लिखना है। क्योंकि अगर हम किसी को गुना करते हैं, ठीक है, ये 2 गुना x है ना, तो उनको आपस में केवल सटा दिया, क्योंकि अगर अलग अलग राशि है, ये देखिए ये संख्या है और ये चल राशि है, तो इनका गुना में केवल सटा दिया जाता है। वहीं पे x का y गुना, तो xy हो जाएगा, क्योंकि इन्हें केवल सटा के ही लिखना है। ठीक है, यहाँ तक हम ये समझ चुके हैं कि गुना आने पर क्या कहा जाएगा या फिर क्या लिखना है, और y का वियोग अंतर ये सब दिया रहेगा तो क्या करना है। ठीक है, वहीं पे ये जो एक अधिक बोला गया है, ये हम विस्तार से तो समझ चुके हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका प्रश्न विस्तार से समझने की कोशिश करें तो उनके सवाल में कुछ इस तरह से लिखे जा सकते हैं। ठीक है, x y से एक अधिक है, ध्यान से पढ़िएगा, x y से एक अधिक है। ठीक है, यानी कि y से एक अधिक है, यानी कि ये जो पहला वाला x राशि दिया गया है, ये वाला x y से एक अधिक है। ठीक है, क्योंकि ये अधिक है, यानी कि इन दोनों को घटाने पर एक ही निकलेगा, घटाने पर। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। देखिए, इससे अगर हम समीकरण में सजाना चाहें तो इसे 2 तरीके से सजा सकते हैं। क्योंकि ये जो x है y से एक अधिक है, यानी कि इन दोनों को घटाने पर एक ही निकलेगा, x - y = 1। ये पहला तरीके से सजा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से आपको पूरी तरह समझ में नहीं आ सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पर 5 होता, 5 4 से एक अधिक है, क्योंकि हमें पता है 5 जो होता है 4 से एक अधिक होता है ना। तो अगर यहाँ पे लिखा होता 5 4 से एक अधिक है, तो हमें पता है वो एक कैसे निकलेगा, 5 - 4 करेंगे तभी तो वो एक निकलेगा। इसीलिए ये समीकरण करने के लिए, समान करने के लिए हमें इसे घटाएंगे तभी वो समान होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी 5 और 4 को, ठीक है, उल्टा सजाता हूँ, मतलब कि ये जो एक अधिक है ना, तो उसी 5 में से एक अगर मैं घटाता हूँ तभी तो 4 निकलेगा। ठीक है, मतलब कि अगर मैं x में से
क्योंकि x ज़्यादा है ना, उसमें से एक अगर मैं घटा देता हूँ तो y के बराबर होता है। यानी कि इसी को हम दो तरह से समीकरण बना सकते हैं। यहाँ मैंने दोबारा लिखा है, ठीक है, इसको थोड़ा विस्तार से समझाने की जरूरत है। उसी को लिखा है जो अभी मैंने कुछ देर पहले समझाया, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको अधिक दिखता है, ठीक है, 1 अधिक 2 अधिक, ठीक है, तो जितना अधिक है वो हमारा माइनस करके ही निकलेगा। जो दो संख्या दी गई है वो माइनस करके ही निकलेगा, ठीक है। या फिर आपको जो दो संख्या दी गई है उन दोनों संख्या में से ये तय करना होगा कौन छोटा है कौन बड़ा है। ये सबसे पहले कॉमन चीज़ ध्यान देना होगा, कौन छोटा है और कौन बड़ा है। इसमें साफ साफ कहा है x y से एक अधिक है, y से अधिक है कौन, x, यानी कि x ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि y कम है। यानी कि अगर हम उसी x में से y या एक घटा देते हैं तो वो दूसरा जो छोटा है उसके बराबर निकल जाएगा, ठीक है। जो छोटा है उसके बराबर निकलेगा। जब भी देखिए जितना अधिक होता है ना, अगर यहाँ पे 2 अधिक होता तो 2 घटाने पर वो y के बराबर निकलता। जैसे कि अगर, जैसे मैंने इसके पहले उदाहरण दिया था, 5 माइनस 1 घटाने पर वो 4 के बराबर आएगा, है ना। उसी तरह से यहाँ देखिए सेकेंड वाले में x y से 2 कम है, ठीक है, x y से 2 कम है, लेकिन इसमें आपको अधिक दिख रहा है, इसमें कम दिख रहा है। इन दोनों में अंतर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर अधिक है, ठीक है, x y से 1 अधिक है, तो जो हमारा अधिक था, क्योंकि x अधिक है ना, तो उसी से घटाएंगे। लेकिन यहाँ पे x y से 2 कम है, यानी कि ध्यान से सुनिए, x y से 2 कम है, यानी कि जो x का संख्या है वो कम है, 2 कम है, यानी कि ये x वाला छोटा है। ये छोटा है तो हमें y से x घटाना पड़ेगा, यानी कि हमें लिखना पड़ेगा y माइनस x बराबर 2, क्योंकि x इसमें छोटा है। ये सबसे पहले समझने की ज़रूरत है, ठीक है। उसी तरह से इसको दूसरे तरीके से भी सजा सकते हैं। y से अगर मैं, ठीक है, क्योंकि ये 2 कम है ना, देखिए y क्योंकि बड़ा है, सबसे पहले बात y क्योंकि बड़ा है तो उसमें से 2 घटा देंगे, माइनस 2 करेंगे तो वो x के बराबर निकल आएगा, ठीक है, क्योंकि वो x उसके छोटा है, ठीक है। लेकिन इन दोनों को और 2 तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको इन दोनों में कॉमन ये सोचना होगा कि क्या इसमें इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में मैंने हमेशा दोनों को बड़ा संख्या को आगे किया है, क्योंकि इसमें x बड़ा है, y से 1 अधिक है ना, वो x बड़ा संख्या है, x ये वाला x बड़ा संख्या है, इसलिए x से घटाया है, ठीक है। तो अगर हम दूसरा संख्या घटाते हैं, y संख्या छोटा संख्या घटाते हैं तो 1 के बराबर निकलता है, या फिर जितना अधिक है वो घटाते हैं तो जो छोटा संख्या उसके बराबर निकलता है। यहाँ भी बड़ा संख्या को ही पहले किया है, ठीक है, बड़ा संख्या को ही पहले किया है, छोटा संख्या वो घटाया तो 2 के बराबर निकलेगा। तो वहीं पे अगर मैं 2 घटा रहा हूँ तो छोटा संख्या के बराबर निकलेगा। छोटा सा कॉमन बात है, छोटा संख्या घटाएंगे, सॉरी हाँ, ये 2 को घटाएंगे क्योंकि 2 कम है ना, 2 घटाएंगे तो छोटा संख्या के बराबर निकलेगा, ठीक है। लेकिन ये इन दोनों समीकरण को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, वो जोड़कर, ठीक है। इसी में से पहले समझाता हूँ। सबसे पहले x y से 1 अधिक है, तो क्योंकि x ज़्यादा है ना, यानी कि y से और 1 को जोड़ेंगे तो x के बराबर निकलेगा। कहने का मतलब जैसे मैंने ये कहा था ना कि अगर 5, ठीक है, 4 से 1 अधिक है, 5 4 से 1 अधिक है, तो ये 5 निकलेगा कैसे, 4 और 1 को जोड़ेंगे तभी ना, यानी कि y प्लस 1 करेंगे तो 5 के बराबर निकल जाएगा। यानी कि इस वाले को मैं थोड़ा इस तरह सजा कर लिख सकता हूँ, y प्लस 1 बराबर x, ठीक है। या फिर इसको थोड़ा उल्टा कर सकते हैं, x बराबर y प्लस 1, ठीक है, प्लस में ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह जो सेकेंड लाइन का है उसको भी अगर हमें सजा कर लिखना है, ठीक है, x y से 2 कम है, तो इसमें आपको सबसे पहले जब भी अगर आपको जोड़ में देना है इस तरह के चीज़ों को, तो आपको छोटी संख्या से जोड़ना होगा ताकि बड़ी संख्या के बराबर लाया जा सके। छोटी संख्या से छोटा संख्या, ये सेकेंड लाइन में छोटा संख्या कौन है, x y से 2 कम है, क्योंकि x छोटा है
तो x में हमें 2 जोड़ना पड़ेगा, x + 2 वो हो जाएगा y के बराबर। ये सेकेंड लाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ये विस्तार से समझ में ना आया हो तो कोई बात नहीं, मैं फिर दोबारा समझा सकता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो, ठीक है। ये अब इसको तीसरी लाइन को देखते हैं, एक्स वाई का 2 गुना है। ये साफ साफ समझ में आ रहा है, एक्स वाई का 2 गुना है, वाई का 2 गुना बोला है, यानी कि जो एक्स है बराबर है किसके, वाई के 2 गुना के बराबर, 2y। तो ये इस तरह से इसे बराबर करना होता है, एक्स वाई का 2 गुना, यानी कि y 2 गुना एक्स के बराबर है। तो इस तरह से इसे समीकरण में सजाया जाना है, ठीक है। और अगर आपको ये मैथ जो भी टॉपिक मैंने कहा है वो आपको समझ में ना आया हो तो मेरा ये वीडियो फिर से रीप्ले करके देखेंगे तो आपको समझ में आ सकता है, ठीक है। इतना सब कुछ जो भी हमने सीखा, ठीक है, इन सभी का उपयोग कहाँ पे किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है, उसके लिए आपको सवाल को समझना होगा। तो इसके लिए मेरे पास कुछ उदाहरण है। एक्चुअल में ये उदाहरण 9 क्लास का मैथ है, तो जो 9 क्लास में जो 3.2 है, ठीक है, यहाँ से कुछ सवाल लेंगे और कुछ उदाहरण में से भी लेंगे। अभी जो मैंने समझाया उसी का प्रयोग यहाँ कैसे किया जा सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ का समाधान भी कर लेंगे। तो यहाँ जो 3.2 का जो है उसका 3 नंबर का ये 2 नंबर पहले इसको करते हैं, ठीक है। इससे समझ में आएगा कि जो मैंने अभी जो समझाया उसका प्रयोग कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 2 संख्याओं का योगफल, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है योगफल यानी कि 80। जैसे यहाँ पर मैंने अभी समझाया था, ठीक है, कहाँ पे ये x और y का योग, x + y है ना, यानी कि योग बोलेगा यानी कि जोड़ना है, ठीक है। तो इस बात पे आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। यानी कि जैसे यहाँ लिखा है 2 संख्याओं का योगफल 80 है और इन संख्याओं का वियोगफल का 3 गुना, देखिए वियोगफल का 3 गुना बड़ी संख्या से 20 अधिक है। तो इस पॉइंट में आपको इसे समझना है कि इससे क्या करना है, ठीक है। पहले यहाँ पे जो 2 संख्या बताया गया है वो 2 संख्या नहीं दिया गया है, क्योंकि ये युगपत समीकरण है तो इसमें 2 राशि माननी पड़ेगी, ठीक है। पहला संख्या x और दूसरा संख्या y इस तरह से मानना पड़ेगा। यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है ना सभी में आपको 2 चल राशि मानना पड़ेगा, तभी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ कहा है 2 संख्याओं का योगफल 80 है और इन संख्याओं का वियोगफल का 3 गुना बड़ी संख्या से 20 अधिक है। यानी कि यहाँ जो 2 संख्या है उसमें से एक बड़ा है एक और छोटा है, ठीक है। यहाँ पढ़ के समझ में आ रहा है एक संख्या बड़ा और दूसरा संख्या छोटा होगा ही, ठीक है। अब 2 संख्या में मानना पड़ेगा, यहाँ हमने मानकर लिखा है, ठीक है। माना बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है, ठीक है। 2 संख्या हमने ये माना है, तो जैसा वहाँ सूत्र जैसा दिया गया है पहला शर्त अनुसार, क्योंकि किताब में वहाँ पे 2 शर्त दी गई है। यहाँ पे 2 संख्याओं का योगफल, देखिए ये वाला प्रोडक्ट हिस्सा है, ठीक है, जो हमारा 2 संख्या है उसका ये प्रोडक्ट है। उसी तरह से ये उसका वियोगफल का 3 गुना बड़ी संख्या से 20 अधिक है, ये उसका दूसरा प्रोडक्ट है। यानी कि पहला शर्त ये है और दूसरा शर्त ये है, ठीक है। तो इन दोनों शर्तों के आधार पर हमें समीकरण बनाना है। तो पहला शर्त अनुसार जो पहला लिखा हुआ था, पहला शर्त अनुसार, ठीक है, पहला शर्त अनुसार जो दोनों संख्या उसका योगफल 80 है, यानी कि x + y दोनों का योगफल हो गया, ये दोनों का योगफल ही 80 है, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं, जो दोनों संख्या है उनको हमने माना है, मान के दोनों का योगफल 80 कहाँ है तो इनका योगफल 80 ही होगा। और ये समीकरण 1 लिखना पड़ेगा क्योंकि ये पहला वाला है तो समीकरण 1, ठीक है। उसके बाद दूसरा शर्त अनुसार, दूसरा शर्त अनुसार, ठीक है, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। दूसरा शर्त अनुसार यहाँ सवाल को ध्यान से समझना होगा, ठीक है। जो 2 संख्या का योगफल है 80 है, फिर उन्हीं संख्याओं का वियोगफल बोला है, ठीक है, वियोगफल का 3 गुना, ठीक है। कहने का मतलब है अगर दोनों संख्याओं का वियोगफल होता है, ठीक है, वियोगफल यानी कि x - y ये वियोगफल है, तो इन वियोगफल का 3 गुना, ठीक है, 3 गुना, क्योंकि इस तरह के 2 पदों का अगर संख्या होता है और उनको किसी से गुना करना है तो हमें उसे ब्रैकेट के बाहर लिखना पड़ता है, इसलिए 3 गुना क्या है, 3 गुना 2 संख्याओं का वियोगफल, ठीक है। उसके बाद वो 3 गुना बड़ी संख्या से 20 अधिक है,
बड़ी संख्या से 20 अधिक है, यानी कि ये जो गुणनफल है, ठीक है, ये अधिक है। जैसा यहाँ लिखा है वो 3 गुना बड़ी संख्या से 20 अधिक है, यानी कि बड़ी संख्या अधिक नहीं है। वो जो वियोगफल है, वियोगफल का जो 3 गुना है वो बड़ी संख्या से 20 अधिक है, यानी कि जो बड़ी संख्या है वो यहाँ पे कम है, ठीक है। यानी कि हमने बड़ी संख्या क्या माना था, x, ठीक है। यानी कि ये जो इसका वियोगफल है उसका 3 गुना बड़ी संख्या से कम है। बड़ी संख्या से कितना कम है, 20 कम है, यानी कि इनको अगर घटाएंगे तो निकलेगा हमारा 20, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा समीकरण बनेगा, लेकिन इसको पहले समाधान करना पड़ेगा। इसको पहले इस तरह का नॉर्मल हमें बनाना पड़ेगा, उसके बाद इसमें समीकरण 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ समाधान करें, यहाँ गुना होगा 3 और x 3x माइनस 3 और y 3y माइनस ये तो गुना नहीं होगा, ये x का x ही होगा बराबर 20। फिर आपस में ये 3x और ये 1x घटेगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 20। तो ये रहा, ये हमारा दूसरा समीकरण होगा। हाँ, तो ये हमारा समीकरण हो गया है, ठीक है। और वैसे ही समीकरण को इधर लिखना चाहिए, समीकरण 2 इधर, 2 को उधर लिखना चाहिए, लेकिन यही इस तरह से हमें समीकरण बनाना होता है, ठीक है। और ये दोनों पे ध्यान दीजिए, ये समीकरण 1 है और समीकरण 2। तो ये समीकरण 1 और समीकरण 2 अगर आप बनाना सीख गए तो ये मैथ आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। ये तो मैं केवल उदाहरण के तौर पर बता रहा था कि जो अभी मैंने जो समझाया उससे इसमें कैसे प्रयोग करना है, ठीक है। और लेकिन इसके अलावा भी आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है इस तरह के सवालों को करने के लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो 1 नंबर है, 1 नंबर में आपको एक नियम का प्रयोग करना होगा, ठीक है। और ये ध्यान देना होगा कि क्या इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए, 3 अभ्यास पुस्तिकाओं और 2 पेन का कुल दाम, 3 अभ्यास पुस्तिकाओं और 2 पेन का कुल दाम 55 रुपया है, और 4 अभ्यास पुस्तिकाओं और 3 पेन का दाम 75 रुपया है, ठीक है। यहाँ पे 3 अभ्यास पुस्तिका और 2 पेन का कुल दाम 55 दिया गया है, और लेकिन यहाँ पे 1 अभ्यास पुस्तिका और 1 पेन का दाम तो हमें नहीं दिया गया है। जब हमें 1 अभ्यास पुस्तिका का दाम नहीं दिया गया है तो 3 अभ्यास पुस्तिका में टोटल कितना खर्च हुआ वो नहीं निकाल सकते ना। अब मान लो 1 अभ्यास पुस्तिका का दाम 5 रुपया होता है, तो 3 अभ्यास पुस्तिका का दाम 15 रुपया होना चाहिए। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो 1 अभ्यास पुस्तिका का जो दाम होना चाहिए वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, तो वो हमें मानना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे 1 पेन का दाम वो भी नहीं है, तो वो भी हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। जैसा हमने 2 नंबर अभी समझा, ठीक है, वैसे ही 1 नंबर में हमको सवाल में समझना होगा कि हमें इसे बनाना कैसे है, ठीक है। और क्या इसमें नहीं दिया गया है, 1 अभ्यास पुस्तिका और 1 पेन का दाम, टोटल खर्च दिया गया है, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट है, जो मैंने यहाँ प्रोडक्ट बोला ना वही, ठीक है। इस तरह के सवाल में आपको ये समझना होगा कौन किसका ज़्यादा है, कौन किसका अंतर है, कौन किसका योगफल है या फिर कौन किसका गुणनफल है। उन सब का आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि ये कुल दाम है, यानी कि हमारा ये टोटल है, योगफल होगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ भी वही पूछा गया है, 4 अभ्यास पुस्तिका और 3 पेन का दाम 75 रुपया, यानी कि टोटल दाम ये 75 रुपया, तो यानी कि ये भी टोटल है, यानी कि बराबर करके हमें इतना लाना है, ठीक है, 75 लाना है। तो हम इसको करके दिखाते हैं। यहाँ हमने 3 नंबर का सवाल लिखा, 1 नंबर, ठीक है। माना 1 अभ्यास पुस्तिका का मूल्य x रुपया है, ठीक है। उसी तरह से हमें लिखना पड़ेगा 1 पेन का मूल्य बराबर y रुपया, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है 1 अभ्यास पुस्तिका का मूल्य 1 रुपया, ठीक है। उस 1 मिनट, ये पेन का मूल्य हम बाद में लिखेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। नहीं लिख लिया तो रहने देते हैं इसको, हमने दोबारा लिखा, ठीक है। 1 अभ्यास पुस्तिका का मूल्य बराबर 1 रुपया, ये 1 अभ्यास पुस्तिका का दाम है, लेकिन टोटल 3 अभ्यास पुस्तिका खरीदा है, तो 1 से ज़्यादा का मान अगर निकालना हो, एक नियम पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 1 से ज़्यादा वैल्यू का मान निकालना हो तो गुना करते हैं, 3 अभ्यास पुस्तिका का मूल्य, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1 का वैल्यू है x, उस 3 से वो गुना हो जाएगा, 3 गुना x। 1 से ज़्यादा का वैल्यू का मान निकालना हो तो गुना, इस बात पे याद रखिए, ठीक है। ये 3 गुना x यानी कि 3x रुपया हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 अभ्यास पुस्तिका का मूल्य ये है। उसी तरह से हमें 1 पेन का मूल्य है हमारे पास,
तो इसी तरह से कम 2 पेन खरीदा है, ठीक है। एक मिनट, ये पहला शर्त अनुसार होगा, ठीक है, पहला शर्त अनुसार लिखना पड़ेगा क्योंकि ये पहले शर्त में दिया गया है, पहला शर्त अनुसार, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और ये पेन वाला भी पहले शर्त अनुसार, एक पेन का मूल्य बराबर ₹y है, ठीक है। तो टोटल 2 पेन खरीदा, 2 पेन का मूल्य, तो ये भी एक से ज़्यादा निकल रहा है तो 2y डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्योंकि 2 से गुना होगा इसी तरह से, ठीक है। तो 2y रुपया, ठीक है। तो ये और ये टोटल खर्च हुआ है। तो जैसे यहाँ क्वेश्चन में कहा है 3 अभ्यास पुस्तिका और 2 पेन का कुल दाम ₹55 है, यानी कि इसमें जितना खर्च हुआ है और इस 2 पेन में जितना खर्च हुआ है दोनों को मिलाकर ₹55 खर्च हुआ है, ठीक है। यानी कि ये वाला खर्च और ये वाला खर्च मिलकर वो ₹55 होगा। अब हमें इसे समीकरण बना सकते हैं। ये रहा पहला शर्त अनुसार, ये पहला खर्च इतना हुआ है और दूसरा खर्च इतना हुआ है, दोनों का टोटल खर्च 55 हुआ है, यानी कि ये टोटल खर्च हमने जोड़ा है तो वो 55 के बराबर ही निकलेगा, इसलिए ये पहला शर्त अनुसार ये समीकरण 1 बन चुका है, ठीक है। और अगर आपने ये सारे पॉइंट को समझ लिया हो, ठीक है, सारे पॉइंट को समझ लिया हो, तो जो दूसरा शर्त में दिया गया है वहाँ 4 अभ्यास पुस्तिका दिया गया है, यानी कि यहाँ 4 लिख सकते हैं, 4 अभ्यास पुस्तिका का मूल्य या 4x होगा, ठीक है। और 2 टोटल दूसरे में लिखा है कम से कम 3 पेन का दाम 3y, ये दिखाई देते हैं, ठीक है। ये देखिए 4 अभ्यास पुस्तिका का 3 है और 4 अभ्यास पुस्तिका और 3 पेन बोला है, ठीक है। तो 3 पेन का 3y होगा और 4 अभ्यास पुस्तिका यानी कि 4x होगा, ठीक है। तो इनको भी जोड़ के टोटल 75 होगा, ठीक है। यानी कि इनको भी जोड़ के वही करना है, यानी कि हम दूसरा शर्त अनुसार बोल सकते हैं। द्वितीय शर्त अनुसार तो पहले में जो खर्च हुआ है 4x, ठीक है, प्लस दूसरे में खर्च हुआ है 3y पेन में, ये पुस्तिका में और ये पेन में खर्च हुआ इतना, तो दोनों का टोटल खर्च हुआ है ₹75। तो इस तरह से ये समीकरण 2 बन गया, ठीक है। इससे ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो 3 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे साफ साफ कहा है निम्न कथनों को सरल संगत समीकरणों के रूप में प्रकाशित करें, ठीक है। और हम अभी वही सीख रहे हैं, इसको समीकरण के रूप में प्रकाशित करना। तो यहाँ पे ये समीकरण 1 और 2 बन चुका है, ठीक है, इतना ही करना था। तो हम 3 नंबर भी किए देते हैं, ठीक है। 3 नंबर, किसी भिन्न के अंश और हर के साथ 2 जोड़ने पर, ठीक है, यहाँ साफ साफ कहा है 2 जोड़ने पर 7/9, यहाँ पे इसका मान लिखा है, यहाँ पे सर थोड़ा मिस्टेक है, इसका मान इधर होना चाहिए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब किसी भिन्न के अंश और हर के साथ 2 जोड़ने पर इसका मान 7/9, ठीक है। और भिन्न के अंश और हर से 3 घटाने पर इसका मान 1/2 हो जाता है ना। यानी कि अगर 2 जोड़ते हैं अंश और हर में तो उसका मान ये हो जाएगा, लेकिन वहीं पे अगर हम 3 घटाते हैं तो इसका मान ये हो जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको अंश और हर समझना होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये देखिए ये वाला भिन्न ही है, ठीक है, ये भिन्न है, ठीक है। तो इसी तरह से कोई मान लो कोई दूसरा भिन्न है, उसी में ये ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर होता है, यानी कि ऊपर वाले अंश और हर में 2 जोड़ा गया है, ठीक है। अब अंश और हर कितना है वो नहीं, ये तो हमारा मान दिया गया है, ठीक है, अलग से मान जब 2 जोड़ने पर वो निकल जाता है। तो वो कौन सा भिन्न है और इसका मान क्या है वो नहीं है, तो हमें उससे मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा हमने लिखा, ठीक है, माना भिन्न बराबर x/y, ठीक है। ये कोई भिन्न है जिसका अंश x है और y हर है, ठीक है। तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में जैसा कहा है अंश और हर के साथ 2 जोड़ने पर, ठीक है, दिखा देते हैं। अंश और हर दोनों के साथ 2 जोड़ने पर ये हो जाएगा 7/9, यानी कि जोड़ने पर ये उसका हमारा प्रोडक्ट है, यही यानी कि 2 जोड़ने पर हमारा ये प्रोडक्ट निकलेगा, ठीक है। यानी कि हम लिख सकते हैं ये पहला शर्त अनुसार, पहला शर्त अनुसार ये जो है x/y, ठीक है। क्वेश्चन में कहा है दोनों के साथ 2 जोड़ना है, यानी कि अंश के साथ 2 जोड़ना है, ऊपर में और नीचे हर के साथ भी 2 जोड़ना है।
तो इनको दोनों के साथ 2 2 जोड़ने पर इनका मान 7/9 आ जाएगा, ये कहा गया है। ठीक है, तो पहला शर्तानुसारी समीकरण तो हो चुका है, लेकिन इसको थोड़ा समाधान करना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी बराबर के इधर कोई भिन्न में हो, दोनों तरफ भिन्न में हो, ठीक है, तो ये नीचे वाला ऊपर वाले से और ये नीचे वाला उधर के ऊपर वाले से गुना होता है। तो ये 9 और ये x+2 गुना होगा, तो 9 और x 9x होगा। ठीक है, प्लस 9 और 2 गुना होगा, 9 दूना 18। ठीक है, उसी तरह से 7 भी इन दोनों के साथ गुना होगा, 7 और y 7y, और 7 और 2 सॉरी प्लस पहले 7 दूना 14 हो जाएगा, 14। ठीक है, इतना करने के बाद जो संख्या राशि सॉरी जो चल राशि है उन्हें एक साइड लिखेंगे। ठीक है, और जो नंबर है उसे एक साइड लिखेंगे। ठीक है, तो ये 9x जो है ये यहाँ आएगा, वो जो 7y है वो इधर आएगा, यानी कि -7y बराबर। ठीक है, वो 14 है वो उधर ही रहेगा, और वो 18 है, ये प्लस 18 है, 18 है तो उधर चला जाएगा, यानी कि -18। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे घटा हो सकता है। ठीक है, ये सबसे पहले ये जैसा है वैसे रहेगा, 9x - 7y बराबर 18 से 14 घटाया 4 आ जाएगा, लेकिन ये माइनस वाला बड़ा है तो माइनस होगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, -4, इससे ज़्यादा होगा नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण, इसको हटा देते हैं, समीकरण 1। ठीक है, और एक चीज़ मैं इतना लंबा कर दिया हूँ, अगर आप क्योंकि केवल समीकरण बनाने बोला है, आप केवल इतना भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये बराबर है ना, ये समान है, तो आप केवल इतना लिखेंगे तो भी ये गलत नहीं माना जाएगा। इस पॉइंट में आपको ध्यान देना है। ठीक है, उसी तरह से आपको द्वितीय शर्तानुसार भी देखते हैं। द्वितीय शर्तानुसार दूसरे में आपको समझ जाना है कि आप उसमें केवल घटाना है, क्योंकि पहले में दो जोड़ा गया था, यानी कि द्वितीय शर्तानुसार में 3 घटाना है। क्वेश्चन में कहा है ना घटाना है, यानी कि x - 3 और यहाँ पे y - 3। ठीक है, बराबर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा द्वितीय समीकरण 2 इसी में हो जाएगा, इसी को लिख सकते हैं समीकरण 2। लेकिन अगर आप समाधान करना चाहें तो आपको समाधान भी सीख लेना चाहिए। तो ये 2 ऊपर वाले से गुना होगा, 2x माइनस और 2 × 6। ठीक है, बराबर ये 1 से ये गुना होने पर सेम टू सेम ही आएगा, y - 3, क्योंकि 1 से गुना होने पर कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद चल राशि एक साथ लिखेंगे, 2x माइनस ये y है ना प्लस में, तो इधर आएगा तो -y। ठीक है, वो -6 है, उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, और -3 उधर पहले से ही है। ठीक है, तो 2x - y बराबर 6 से 3 घटाया 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। तो जैसा मैंने कहा, आप इतना भी लिखेंगे तो भी चलेगा, और आप इतना भी लिखे रहेंगे तो भी चलेगा, आंसर गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये आखिरी वाला 4 नंबर भी चलो समाधान कर देते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है 2 अंकों की संख्या के दहाई का अंक। 2 अंकों का कोई संख्या है, उसका दहाई का अंक इकाई स्थान के अंक का 2 गुना है। इकाई स्थान का, अब इसमें समझना होगा इकाई क्या है और दहाई क्या है, क्योंकि ये 2 अंकों का संख्या है, तो आपको समझना होगा 2 अंकों का संख्या वो क्या होता है। चलिए मैं पहले उदाहरण देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये 72 है। ठीक है, 72 है, तो ये एक अंक है, ये दूसरा अंक है। ठीक है, तो ये 2 अंकों का संख्या है, तो ये पहला वाला इकाई होता है और ये दूसरा वाला दहाई होता है। ठीक है, जो अगर आप इनका विखंडन करेंगे तो ये 70 + 2 हो गए, 70 + 2 मिलकर ये 72 हुआ है। यानी कि जो दहाई होता है वो हमेशा 10 गुना रहता है, क्योंकि ये जो 70 है ये 7 गुना 10 हुआ है, और ये जो 2 है वो किसी से गुना नहीं है, केवल एक से गुना हुआ है, 2 एकम 2 होता है ये। और जो दहाई का होता है वो हमेशा 10 गुना रहता है। एक और उदाहरण बताता हूँ, मान लीजिए 24 है। ठीक है, तो 24 हमें पता है ये 20 + 4 होगा। ठीक है, तो अगर मैं इस 20 की बात करूँ तो इसका जो दहाई का अंक है वो हमेशा 10 गुना है, 10 दूना 20 + 4, तभी मिलकर ये 24 होता है। ठीक है, यानी कि जो 2 अंक कहा गया है वो इस तरह से मान लीजिए 7 और 2 हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें 2 अंक मानना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा कि ये 4 नंबर है,
यहाँ कहा है 2 अंकों की संख्या का दहाई का अंक, ठीक है। ये पहला वाला इधर का जो होता है दाएं की ओर, पहला वाला इधर वाला वो अंक होता है इकाई और इधर होता है दहाई, ठीक है। तो वही है, दहाई का अंक इकाई स्थान के अंक का 2 गुना है। तो इकाई स्थान का अंक का 2 गुना है, तो इकाई कितना है वो नहीं पता और दहाई कितना है वो नहीं पता, तो हम दोनों को मानेंगे, ठीक है। माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा है जो दहाई का अंक है, ध्यान दीजिए, जो दहाई का अंक है वो इकाई स्थान के अंक का 2 गुना है, यानी कि इकाई का 2 गुना वो दहाई के बराबर है, यानी कि ये पहला समीकरण यहीं पे बन गया है, ठीक है। यानी कि हम लिख सकते हैं ये जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक x है, बोला है इकाई स्थान अंक का 2 गुना इकाई स्थान के अंक का 2 गुना कौन है, वो y है, मतलब कि दहाई का अंक, ठीक है। तो इकाई स्थान के अंक का 2 गुना वो दहाई का अंक के बराबर है, ठीक है। ये हमारा समाधान, ये समीकरण, हम इसको इतना ही लिख सकते हैं, समीकरण 1, ठीक है। ये समीकरण 1 बन गया। उसी तरह से दूसरा शर्त, और यहाँ पे हमने लिखा नहीं, ये है प्रथम शर्त अनुसार, ठीक है, इतना लिख दिया। हम चाहे तो y को दोबारा इधर ला सकते हैं, ठीक है, लेकिन इतना ही करेंगे तो भी चलेगा। तो मैं इसको किए देता हूँ 2x, वो y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, उधर कुछ बचेगा नहीं, बचेगा 0, ठीक है। तो समीकरण 1 ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, आप इसे भी लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें केवल समीकरण बनाना है, तो इसे लिखेंगे तो भी चलेगा, आप केवल इसे लिखेंगे तो भी चलेगा। तो दूसरा शर्त अनुसार हमें द्वितीय शर्त अनुसार बनाना है। द्वितीय शर्त में लिखा है अंक द्वय का स्थान बदलने पर, यानी कि जो 2 अंक है ना उनका स्थान बदलने पर जो संख्या बनती है वो मूल संख्या से 27 कम है। तो सबसे पहले मूल संख्या कितना है वो तो नहीं है, वो तो हमें देखना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये वाला पॉइंट समझना होगा, ठीक है। अगर हमें मूल संख्या निकालना है, ठीक है, तो इकाई ये रहता है और दहाई हमेशा 10 गुना रहता है। तो हम पहले मूल संख्या निकालते हैं, तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ मूल संख्या, ठीक है। मूल संख्या इन दोनों में इकाई ये है x, ठीक है, प्लस जैसा आपने देखा जो दहाई का अंक होता है वो 10 गुना होता है, इसलिए जो y है उसको हम 10 गुना करेंगे, यानी कि 10y। मूल संख्या ये है, ठीक है, मूल संख्या ये है। यहाँ कहा है मूल संख्या से 27 कम है, ठीक है। कौन? जब हम अंक द्वय का स्थान बदलने पर बनी संख्या, यानी कि ये जो अंक है 2 ठो उनका स्थान बदलेंगे, यानी कि x इधर हो जाएगा y उधर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए द्वितीय शर्त अनुसार पहले लिख लेंगे अंक द्वय का स्थान बदलने पर, ठीक है, बदलने पर ये जो बदलने पर मूल संख्या और बदलने पर संख्या लिखेंगे, संख्या बनेगा। बदलने पर ये जो x इधर है वो इधर आ जाएगा और जो ये जो 10 है उधर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 10x प्लस y हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया संख्या, अंक द्वय का स्थान बदलने पर संख्या ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कहा है अंक द्वय का स्थान बदलने पर बनी संख्या, ठीक है, लेकिन अभी जो बनी संख्या वो मूल संख्या से 27 कम है, यानी कि ये वाला कम है, यानी कि इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मूल संख्या ये है, इससे माइनस ये वाला करेंगे तो 27 निकलेगा, यानी कि सबसे पहले इसको लिखना पड़ेगा 10y प्लस एक्स, तो यहाँ लिख सकते हैं 10y प्लस एक्स, ठीक है। ये पहला वाला संख्या और अभी का संख्या ये है 10x माइनस
प्लस वाई बराबर वो 22 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ 22 लिखा है, नहीं सॉरी ये 27 लिखा है। तो ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। तो समीकरण 2 हम यहीं पे इतना ही लिख सकते हैं, ठीक है, चाहे तो, ठीक है। लेकिन और समाधान करना चाहे तो इसको हमें ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। ये 10y और यहाँ पे 10 है ना, 10x, 10y प्लस x माइनस ये 10x ब्रैकेट, सॉरी ये माइनस है, ब्रैकेट खोलेगा तो भीतर का साइन चेंज होगा, होने से ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, होने से y बराबर ये 27। ठीक है, इसको थोड़ा समाधान किए देते हैं। ये 10y और ये 1y ये माइनस में है तो 9y हो जाएगा क्योंकि ये घटेगा। फिर 10x और प्लस x ये माइनस 9x हो जाएगा बराबर 27। ठीक है, तो ये रहा हमारा समीकरण बन चुका है। ठीक है, इससे ज़्यादा होगा नहीं, x को इधर कर सकते हैं, y वाले को उधर लिख सकते हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा है, आप केवल इतना लिखेंगे तो भी चलेगा और इतना लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये 4 नंबर का समीकरण भी हो चुका है। ठीक है, एक बार देख सकते हैं, ये वाला ये है और ये वाला ये रहा। ठीक है, तो ये 4 नंबर हमने कर लिया, 4 तक कर लिया है 3 का। और यहाँ का जो 1 और 2 नंबर है ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। निम्नलिखित बिंदुओं को ग्राफ कागज़ पर अंकित करें और बताएं कि ये कहाँ अक्ष या पाद, ठीक है, अक्ष या पाद पर स्थित है, कौन से अक्ष या कौन से पाद में स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसे ग्राफ कागज़ पर अंकित करेंगे तब पता चलेगा। तो ये रहा ग्राफ पेपर, इसमें हमें उसे अंकित करना है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में है, ये देखिए y का अक्ष है और ये x का अक्ष है। मूल केंद्र बिंदु हमारा ये है। ठीक है, तो यहीं से हमें वो बिंदु आगे पीछे करना है। यहाँ देखिए 3 0 है, यानी कि पहला वाला 3 है x, ये x का अक्ष में है और ये y का। ठीक है, तो x 3 कदम 3 इकाई तक गया है, यानी कि अगर हम इसको लगाना चाहें यहाँ से x पॉजिटिव की ओर 1 2 3 और y का तो बढ़ा नहीं है, यानी कि मूल बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, यानी कि ये x के अक्ष पर है, यानी कि जो एक पेन है मेरे पास, ठीक है, ये बिंदु 3,0, ठीक है, 3,0 ये x के अक्ष पर है, ये रहा x के अक्ष पर है, यानी कि इसको लिख कर आपको आंसर लिखना है x के अक्ष पर। ठीक है, ये मुश्किल नहीं है, इस तरह से लिख सकते हैं 3,0, ठीक है, 3,0 ब्रैकेट के में लिखेंगे x अक्ष पर स्थित है। ठीक है, उसी तरह से 2 नंबर में 0 8 है। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर में ये 0 x का जो है वैल्यू वो बढ़ा नहीं है ना घटा है, लेकिन 8 ये y का है, क्या यानी कि केवल y अक्ष पर बढ़ा है, वो भी पॉजिटिव में, देखिए पॉजिटिव में है, यानी पॉजिटिव में है तो ऊपर जाएगा। तो हम यहाँ से ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये रहा बिंदु, हमने 0 8 लिख लिया है। ठीक है, ये बिंदु का स्थानांक लिखना भी पड़ेगा, तो यानी कि वो बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, तो ये अंकित हो गया। अब क्योंकि ये y अक्ष पर है तो हम लिख सकते हैं ये y अक्ष पर। ठीक है, ठीक है, अगला प्रश्न आप खुद ही कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये देखिए -5 है और 0 है। देखिए ये -5 यानी कि 5 का माइनस की ओर जा रहा है, लेकिन ये x अक्ष पर है। देखिए ये पहला वाला x है और दूसरा वाला y है, यानी कि ये 1 2 3 4 5 यहाँ पर है, तो यहाँ पर नंबर दे दीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा x अक्ष पर है, ये वाला देखिए ये y में बढ़ा है तो ये y अक्ष पर है। ठीक है, y अक्ष पर है, और ये वाला 6 4 इसको बता दे रहे हैं। ठीक है, पहला वाला x है, दूसरा वाला y है, तो यानी कि पहला वाला x 6 गया है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक ऊपर में, फिर दूसरा वाला 4 है, 1 2 3 4 यहाँ पर, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, देखिए दोनों पॉजिटिव है, इसलिए x का पॉजिटिव इधर जाएगा और y का पॉजिटिव ऊपर जाएगा। ठीक है, नेगेटिव होता तो नीचे आता, यानी कि मूल बिंदु ये है, यानी कि 6,4 यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, 6,4 लिख सकते हैं, पेंसिल से लिखिएगा 6,4, यानी कि मूल स्थानांक ये है, और ये जो है ये पहला पाद है, ये वाला ये पहला पाद है,
तो हमें इसे पहले पाद में लिखना होगा, यानी कि 6,4 ये पहला पाद में है। उसी तरह से -7 और 4, पहला वाला देखिए माइनस में है, यानी कि x माइनस की ओर गया है। दूसरा वाला 4 y पॉजिटिव की ओर गया है। तो माइनस प्लस हमारा ये द्वितीय पाद में होता है, ठीक है। तो -1 2 3 4 5 6 7, ये रहा 7। अब 4 पॉजिटिव की ओर, यानी कि ऊपर 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर तो -7,4 यहाँ पे लिख सकते हैं। -7,4 ये माइनस होगा, तो ये जो है ये द्वितीय पाद में है, ठीक है। यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे -7,4, ठीक है, ये नंबर नहीं होगा। -7,4 ये है हमारा द्वितीय पाद में, द्वितीय पाद में, ठीक है। तो अगर आप लोग समझ गए होंगे तो बाकी नंबर भी आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो है 9 -9 ये हमारे चतुर्थ पाद में होगा, ठीक है। ये हमारे तृतीय पाद में होगा, ठीक है। इसको आप खुद से करेंगे तो हो जाएगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और बाकी जो 2 नंबर हैं, ग्राफ कागज़ पर x और y पर परस्पर लंब खींचकर, ठीक है, किन्हीं 5 बिंदु को अंकित करें, यानी कि इसी तरह से, ठीक है। यह हमारा y है, पूरा दिख रहा है, ये y यहाँ पे o है, x इन्हीं अक्ष पर, ठीक है, परस्पर लंब खींचकर किन्हीं 5 बिंदुओं को अंकित करें जो तृतीय पाद में स्थित हो। तृतीय पाद में कहा है, यानी कि यहाँ पर कोई भी बिंदु अंकित करने कहा है। आप कोई भी बिंदु यहाँ से चुन के लिख सकते हैं और उनका स्थानांक लिख सकते हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण दूँ, मान लीजिए ये वाला, कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। अब इसका स्थानांक क्या होगा? इसका स्थानांक यहाँ अगर x की ओर देखें नेगेटिव है, 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ से 4, और वो नीचे आया है तो वो भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, यानी कि ये -4, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप यहाँ पे कोई भी बिंदु लें और उनका स्थानांक गिन कर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, यानी कि 2 नंबर आसान से हो जाएगा, आप इसे खुद भी कर सकते हैं। तो आज हमने यहाँ 3.2 का कम से कम 1 2 3 कंप्लीट कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को सिखाएं।